नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम मेवाड़ राज्य का इतिहास हमारा विषय था, हम उसमें अध्ययनरत थे। आज हम मेवाड़ के जो महाराणा सांगा हैं उनके पश्चात जितने आगे जो राजा हुए हैं उनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। मेवाड़ का इतिहास। तो पीछे की कक्षा में हमने महाराणा सांगा तक देखा था। महाराणा सांगा महाराणा सांगा दोस्तों, हमने महाराणा सांगा और जो खानवा का युद्ध था उसके बारे में गहराई में अध्ययन किया था। मुगल वंश की नींव पड़ी खानवा के युद्ध के पश्चात भारत में लंबे समय तक शासन जारी रहा मुगलों का। तो खानवा के युद्ध के पश्चात भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ। हम बात कर रहे हैं मेवाड़ की। तो महाराणा सांगा की खानवा के युद्ध में हार हुई। एक हिंदू साम्राज्य का जो सपना था वो यहाँ पर धूमिल हो गया। महाराणा सांगा की मृत्यु के पश्चात आगे हम मेवाड़ के जो राजा हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम यहाँ देखते हैं महाराणा सांगा की जो दो रानियाँ थी। एक रानी थी धनबाई, क्या नाम था? धनबाई। और एक का नाम था हाड़ी रानी करमावती। हाड़ी रानी करमावती। हाड़ी रानी करमावती ये महाराणा सांगा की क्या थी? दो पत्नियां। धनबाई ये पटरानी थी। क्या थी? पटरानी। और इसका पुत्र था जगमाल। पुत्र का क्या नाम था? जगमाल नहीं, इसके दो पुत्र थे। इनमें बड़ा पुत्र था भोजराज, और यहाँ पर आप एक देख सकते हैं रतन सिंह। ये रतन सिंह द्वितीय के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। महाराणा सांगा की खानवा के युद्ध में हार हो गई। आपको पता है युद्ध स्थल में बुरी तरह से घायल हो गए थे। घायल होने के पश्चात जो राव मालदेव थे, युवराज जोधपुर के, इनको अपने घोड़े पर ले जाकर बसवा दौसा ले जाते हैं, वहाँ से रणथंभौर। और उसके पश्चात जब इनको होश आता है तो ये खानवा के युद्ध के बारे में अपने सरदारों से उसकी जो घटनाक्रम है, हाल है, उसको जानने का प्रयत्न करते हैं। तो इनके जो सरदार हैं वो इस बात की सूचना देते हैं कि खानवा के युद्ध में हमारी हार हुई है। उसके पश्चात जब ये पूछते हैं महाराणा सांगा कि बाबर इस समय कहाँ पर स्थित है, तो बाबर के बारे में जब पूछा तो उन्होंने कहा कि चंदेरी के मेदिनी राय के ऊपर चढ़ाई करने जा रहा है बाबर। तो चंदेरी के मेदिनी राय की सहायता करने हेतु राणा सांगा चंदेरी की तरफ प्रस्थान कर जाता है अपनी सेना को लेकर। और जो इरिच कालपी के पास में इरिच गांव है वहां पर रात में अपना शिविर लगाता है, ठहरता है अपनी सेना को लेकर। तो वहां उसके युद्ध विरोधी जो सामंत थे वो महाराणा सांगा को जहर दे देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। उसके पश्चात आपको पता है इनका स्मारक है पृथ्वी सिंह कछवाहा के शासनकाल में बसवा दौसा में बनाया गया। और पृथ्वीराज महाराणा सांगा की जो छतरी है वो मांडलगढ़ में बनी हुई है। अशोक परमार ने बनवाई 8 खंभों की छतरी। तो महाराणा सांगा के दो पत्नियां, उसमें एक धनबाई जो पटरानी प्रिय रानी भी मानी जाती है। इनके दो पुत्र थे भोजराज और रतन सिंह द्वितीय। और हाड़ी रानी जो करमावती थी ये बूंदी के, यहाँ आप ध्यान रख लेंगे, बूंदी के जो शासक थे सुरजन सिंह हाड़ा। बूंदी के शासक सुरजन सिंह हाड़ा की बहन थी। हाड़ा की क्या थी? बहन। कौन? हाड़ी रानी करमावती। तो हाड़ी रानी करमावती और राणा सांगा के दो पुत्र यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक विक्रमादित्य और दूसरा उदय सिंह। दूसरे का नाम क्या था? उदय सिंह। अब देखिए महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद में क्या होता है
कि यहाँ पर जो महाराणा सांगा की पटरानी थी धनबाई भोजराज की, आपको पता है मृत्यु हो गई थी 1523 में ही। और उसके पश्चात इनका जो दूसरा पुत्र था रतन सिंह द्वितीय, ये क्या बन जाते हैं, शासक बन जाते हैं, ठीक है। और इसका विरोध भी करते हैं बूंदी के सुरजन सिंह हाड़ा, हाड़ी रानी करमावती इसको, क्योंकि वो अपने पुत्रों को शासक की बागडोर सौंपना चाहते थे, शासक बनाना चाहते थे विक्रमादित्य और उदय सिंह को। ये छोटे थे उम्र में, ये बड़े थे, तो इनका नंबर आ गया। रतन सिंह द्वितीय क्या बने, शासक बने, ठीक है। और ये शासक कब से कब तक रहे, तो 1528 से लेकर 1531 तक ये शासक रहे, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, रतन सिंह द्वितीय का शासनकाल अल्पकालीन शासनकाल था 1528 से 1531 तक। रतन सिंह द्वितीय की यहाँ पर देखिए क्या होता है 1531 में बूंदी में, कहाँ पर, बूंदी में बसंत ऋतु में अहेरिया उत्सव, कौन सा उत्सव, अहेरिया उत्सव, अहेरिया उत्सव मनाया जाता है बूंदी में। तो 1531 में क्या हुआ, बसंत ऋतु में अहेरिया उत्सव के दौरान कौन कौन, सुरजन सिंह हाड़ा, यहां देखेंगे सुरजन सिंह हाड़ा, सुरजन सिंह हाड़ा, सुरजन सिंह हाड़ा और रतन सिंह द्वितीय शिकार खेलने के बहाने कहाँ चले गए, जंगल में चले गए। और धोखे से पीछे से रतन सिंह द्वितीय ने सुरजन सिंह हाड़ा के ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और आक्रमण का जवाब दिया सुरजन सिंह हाड़ा ने, और यहाँ पर रतन सिंह द्वितीय के ऊपर इन्होंने भी क्या कर दिया, हमला कर दिया। और हमले में सुरजन सिंह हाड़ा और रतन सिंह जो मेवाड़ के शासक थे, ये दोनों क्या हो गए, बुरी तरह से घायल हो गए, बुरी तरह से क्या हो गए, घायल हो गए। और घायल होने के पश्चात इनकी कुछ समय पश्चात क्या हो गई, मृत्यु हो गई। पहले रतन सिंह मारे गए और घायलावस्था में कुछ समय पश्चात ही सुरजन सिंह हाड़ा की भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो राणा सांगा के बाद में आप इस प्रकार का घटनाक्रम मेवाड़ के इतिहास में देख सकते हैं दोस्तों। अब आगे नंबर आएगा किसका, विक्रमादित्य का। देखिए अब हम मेवाड़ का अगला राजा पढ़ते हैं, विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य शासक बनेंगे 1531 से लेकर 1536 तक। विक्रमादित्य 1531 से 1536 तक मेवाड़ के क्या रहेंगे, शासक रहेंगे। इनके बारे में कुछ प्रमुख जानकारियां हम देखने का प्रयत्न करते हैं। विक्रमादित्य के बारे में जो सबसे प्रमुख बात आती है वो ये आती है कि अल्प आयु में मेवाड़ के शासक बने, मेवाड़ के क्या बने, शासक। अल्पायु में मेवाड़ के शासक बने। कम उम्र में शासक बनने के कारण इनकी जो माता थी, माता का नाम था हाड़ी रानी करमावती। हाड़ी रानी करमावती इनकी क्या बनी, संरक्षिका बनी। इनके बारे में कहा जाता है विक्रमादित्य ये एक अयोग्य शासक थे। क्या थे, अयोग्य शासक, कि कम उम्र में शासक बन गए। तो इनकी माताजी हाड़ी रानी करमावती को इनकी संरक्षिका बनना पड़ा। इतिहास में इनको अयोग्य शासक के नाम के रूप में जाना जाता है। विक्रमादित्य के बारे में जो आगे बात आती है, इनका जब शासनकाल चल रहा था तो इनके शासनकाल में गुजरात के, कहाँ के शासक, गुजरात के बहादुर शाह, गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर 2 बार आक्रमण किया। चित्तौड़ पर कितनी बार आक्रमण किया, 2 बार। चित्तौड़ पर 2 बार आक्रमण किया। किसने, गुजरात के
बहादुर शाह ने इनकी कमजोरी का फायदा उठाते हुए 2 बार आक्रमण किया। और ये 2 बार आक्रमण कब कब हुआ, तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रथम आक्रमण 1533 में हुआ। प्रथम आक्रमण कब हुआ, 1533 में। और द्वितीय आक्रमण कब हुआ, 1534 में, अगले वर्ष ही हुआ द्वितीय आक्रमण 1534। अब देखिए, जब प्रथम आक्रमण हुआ तो इस समय विक्रमादित्य की जो माता थी हाड़ी रानी कर्मावती, ये इस समय इनकी संरक्षिका थी। तो प्रथम आक्रमण जब हुआ तो हाड़ी रानी कर्मावती ने बहादुर शाह को, किसको, बहादुर शाह को राजचिन्ह और कमरबंद, राजचिन्ह, कमरबंद और रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग क्या कर दिया, सौंप दिया, सौंप कर वापस भेजा। समझ गए होंगे मेरे हिसाब से आप। जब प्रथम आक्रमण हुआ बहादुर शाह का 1533 में, तो आक्रमण कहां पर हुआ, तो ये ध्यान रखेंगे आप, चित्तौड़गढ़ पर। ठीक है, कहां पर हुआ, चित्तौड़गढ़, यानी चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण हुआ 1533 में। तो बहादुर शाह को राजचिन्ह और कमरबंद और रणथंभौर दुर्ग सौंप दिया हाड़ी रानी कर्मावती ने, और इसको वापस कहाँ भेज दिया, गुजरात भेज दिया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। अगले ही वर्ष द्वितीय आक्रमण, यानी दोबारा आक्रमण करता है कौन, बहादुर शाह, क्योंकि यहाँ पर उसको मौका मिल गया। एक बार तो ये वापस चला गया कुछ चीज़ों को लेकर, लेकिन इसका मन नहीं भरा, तो अगले ही वर्ष पुनः आक्रमण कर देता है चित्तौड़ पर। द्वितीय आक्रमण हुआ कहाँ पर, चित्तौड़ पर। दोनों बार चित्तौड़ पर ही आक्रमण करता है। तो प्रथम बार में इसको राजचिन्ह, कमरबंद और रणथंभौर दुर्ग सौंप दिया जाता है। और द्वितीय आक्रमण जब चित्तौड़गढ़ पर इसने किया, तो इस बार हाड़ी रानी कर्मावती ने, हाड़ी रानी कर्मावती ने इस समय भारत का जो सम्राट था, मुगल बादशाह था हुमायूं, हुमायूं से क्या मांगी, सहायता। हुमायूं को राखी भेजी, ऐसे कह सकते हैं आप, हुमायूं को राखी भेजी और मदद की गुहार की। दूसरी बार जब बहादुर शाह का चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ 1534 में, तो हाड़ी रानी कर्मावती ने हुमायूं को, जो भारत का मुगल सम्राट था, राखी भेजी और कहा कि मेरी मदद कीजिए। लेकिन इस समय दोस्तों हुमायूं कहाँ पर, कालिंजर अभियान में क्या था, व्यस्त था, समय पर सहायता नहीं कर सका, समय पर सहायता नहीं कर सका। जब समय पर सहायता नहीं कर सका, तो जब दूसरा आक्रमण हुआ बहादुर शाह का, तो कर्मावती ने अपने दोनों पुत्र कौन थे, विक्रमादित्य और उदय सिंह, क्या नाम था, उदय सिंह, जो आगे जाकर मेवाड़ के महाराणा बनेंगे। उदय सिंह दोनों को कहाँ भेज दिया, ननिहाल। और इनका ननिहाल कहाँ था, बूंदी भेज दिया। अब देखिए यहाँ पर चित्तौड़गढ़ का जो सेनापति था, सेनापति का नाम क्या था, ठाकुर बाघ सिंह। ये आप कह सकते हैं देवलिया प्रतापगढ़ के, कहाँ के, देवलिया प्रतापगढ़ के थे। ये क्या थे दोस्तों, सेनापति। वापस समझ लेंगे आराम से। जब चित्तौड़ पर
बहादुर शाह का दूसरा आक्रमण हुआ 1534 में, तो हाड़ी रानी करमावती ने भारत के मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी और सहायता मांगी, लेकिन हुमायूं समय पर सहायता नहीं कर सका, उसे इस बात की देरी से सूचना मिली। तो हाड़ी रानी करमावती ने अपने दोनों पुत्रों विक्रमादित्य और उदय सिंह को कहाँ भेज दिया? ननिहाल बूंदी भेज दिया। और इस समय जो चित्तौड़गढ़ का जो सेनापति था उसका नाम क्या था? ठाकुर बाग सिंह। कहाँ के थे? देवलिया प्रतापगढ़ के। तो जब आक्रमण हुआ तो इनके नेतृत्व में क्या हुआ? केसरिया। नेतृत्व में क्या हुआ? केसरिया हुआ। इनके नेतृत्व में केसरिया हुआ और करमावती, हाड़ी रानी करमावती और विक्रमादित्य की जो पत्नी थी उनका नाम था जवाहर बाई। क्या नाम था? जवाहर बाई। इनके नेतृत्व में क्या हुआ? जौहर हुआ। इनके नेतृत्व में जौहर हुआ और जौहर होने के पश्चात आप कह सकते हैं केसरिया और जौहर जब साथ होते हैं तो ये क्या कहलाता है? साका। क्या कहलाता है? साका। ठीक है। इस प्रकार से केसरिया और जौहर हुआ, तो इसको हम मेवाड़ का दूसरा साका, मेवाड़ या कह सकते हैं चित्तौड़ का दूसरा साका, चित्तौड़ का दूसरा साका पूर्ण हुआ, जिसमें देवलिया प्रतापगढ़ के ठाकुर बाग सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ और हाड़ी रानी करमावती और विक्रमादित्य की पत्नी जवाहर बाई के नेतृत्व में जौहर हुआ। इस प्रकार से मेवाड़ का द्वितीय साका कंप्लीट हुआ। अब देखिए, जब मेवाड़ का दूसरा साका हुआ तो उसके पश्चात यहाँ पर चित्तौड़ पर किसका अधिकार हो गया? बहादुर शाह का। अधिकार किसका हो गया? बहादुर शाह का। लेकिन यहाँ पर इस बात को भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब चित्तौड़ का दूसरा साका कंप्लीट हुआ तो बहादुर शाह ने कत्ले आम का आदेश जारी नहीं करवाया। कत्ले आम का आदेश यानी लोगों को मारने का आदेश जारी नहीं करवाया। ठीक है। इससे पहले जब चित्तौड़ का प्रथम साका हुआ था, रावल रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ था, पद्मिनी के नेतृत्व में, रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर किया गया था, तो उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करवाया था दोस्तों? कत्लेआम का आदेश जारी करवाया था। लगभग 30,000 जो मेवाड़ के राजपूत लोग थे उनको मरवा दिया गया था। लेकिन यहाँ पर बहादुर शाह ने ऐसा कत्लेआम का आदेश जारी नहीं करवाया। अब देखिए, इस प्रकार से साका हो जाता है। तो अब मुगल सम्राट आगे फिर क्या होता है? मुगल सम्राट कौन था? हुमायूं। मुगल सम्राट हुमायूं। हुमायूं को इस बात की सूचना लगी कि उनके पास क्या आई थी? मेवाड़ से राखी आई थी और मैं समय पर सहायता नहीं कर सका। उनको इस बात का दुख हुआ, खेद हुआ। तो हुमायूं किधर आ गया दोस्तों? मेवाड़ की तरफ आ गया, आने की तैयारी करने लग गया। मेवाड़ या कह सकते हैं चित्तौड़ की तरफ आने की तैयारी करने लगा। और इस बात की सूचना किसको मिल गई? बहादुर शाह को। किसको मिल गई? बहादुर शाह को इस बात की सूचना मिली कि अब मेवाड़ यानी चित्तौड़ की तरफ कौन आ रहा है? हुमायूं आ रहा है। तो बहादुर शाह फिर क्या करता है? यहाँ से मेवाड़ को छोड़कर फारस भागने की तैयारी करता है। फारस भागने की क्या करता है? तैयारी। फारस भागने की तैयारी करता है और फारस भागने की तैयारी इसने पूरी कर ली और मेवाड़ छोड़कर ये जा रहा था। रास्ते में केम्बे की खाड़ी, कौन सी खाड़ी? केम्बे की खाड़ी, जिसको आजकल आप लोग खंबात की खाड़ी के नाम से जानते हैं। केम्बे की खाड़ी में नाव पलटने से बहादुर शाह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। बहादुर शाह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इस प्रकार का कामकाज आप देख सकते हैं। चित्तौड़ के द्वितीय साके के पश्चात बहादुर शाह भी ज़्यादा समय तक नहीं
टिक पाया। 1535 में इसकी भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद में बहादुर शाह का चित्तौड़ पर अधिकार था। इनकी अब यहाँ पर फारस भागते समय केम्बे की खाड़ी में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात मेवाड़ के सरदारों ने, मेवाड़ी सरदारों ने विक्रमादित्य को ननिहाल बूंदी से वापस बुलाया। मेवाड़ी सरदारों ने विक्रमादित्य को कहां से बुलाया, ननिहाल से लाकर क्या कर दिया, इनका राज्याभिषेक, पुनः क्या कर दिया, राज्याभिषेक कर दिया, यानी इनको गद्दी पर बैठा दिया। ठीक है, ये बात है 6 मार्च 1536 की। कब की है, 6 मार्च 1536 को, यानी मेवाड़ी सरदारों ने बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात पुनः चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और विक्रमादित्य को ननिहाल से लाकर पुनः इनका क्या कर दिया, राज्याभिषेक कर दिया 1536 में। और इस बात का फिर विरोध करेंगे कौन, बनवीर। इस बात का विरोध किया किसने, बनवीर ने, क्योंकि ये खुद शासक बनना चाहता था, इसलिए विक्रमादित्य का इसने क्या किया, विरोध किया। और बनवीर ने फिर 1536 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कहां पर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विक्रमादित्य की क्या कर दी, हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी, विक्रमादित्य की। ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि खुद शासक बनना चाहता था बनवीर, और बनवीर ने विक्रमादित्य की क्या कर दी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 1536 में हत्या कर दी। अब विक्रमादित्य की हत्या के पश्चात इसका छोटा भाई और है उदय सिंह, उसको भी मारना चाहता था कौन, बनवीर। तो बनवीर के बारे में आगे हम देखते हैं। बनवीर उदय सिंह को मारकर, किसको मारकर, उदय सिंह को भी मारकर, क्या करना चाहता था, शासक बनना चाहता था। ठीक है, उदय सिंह को भी मारकर शासक बनना चाहता था बनवीर। लेकिन जब बनवीर उदय सिंह को मारने के लिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जाता है, तो यहां पर एक धाय माँ थी, पन्ना धाय माँ, क्या नाम था, पन्ना धाय। उदय सिंह की धाय माँ पन्ना धाय, ये गुर्जर जाति की महिला थी। उदय सिंह की धाय माँ पन्ना धाय ने अपने पुत्र का नाम था चंदन। शायद इतिहास में आपने काफी पढ़ा होगा, इनके बारे में काफी जानकारियां आती हैं। पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन का क्या कर दिया, बलिदान दे दिया। बलिदान देकर किसको बचा लिया, उदय सिंह को बचा लिया। उदय सिंह को क्या कर लिया, बचा लिया। इनके बारे में ऐसी जानकारी मिलती है इतिहास में हमें कि जब बनवीर उदय सिंह को मारने के लिए, जिसने विक्रमादित्य की हत्या करी दी थी, उदय सिंह को मारने के लिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आया, तो जब इस बात की सूचना लगी पन्ना धाय माँ को, तो उन्होंने अपने पुत्र, उन्हीं की अवस्था का, उदय सिंह की अवस्था का ही था चंदन भी, तो अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह के कपड़े पहना दिए और उदय सिंह का जो स्थान था वहां पर सुला दिया, और अपने पुत्र के स्थान पर उदय सिंह को सुला दिया। तो इस प्रकार से कहने का मतलब, जब बनवीर आया राजमहल में, तो पन्ना धाय ने अपने पुत्र जो चंदन था उसकी तरफ इशारा कर दिया कि यही उदय सिंह है। तो तुरंत तत्काल प्रभाव से बनवीर ने अपने तलवार निकाली और किसकी हत्या कर दी, चंदन की, जबकि वो मारने आया था उदय सिंह को, लेकिन बचा लिया किसने, पन्ना धाय ने। और उसके पश्चात क्या हुआ, उदय सिंह को बचा लिया और सुरक्षित कहाँ भिजवा दिया, सुरक्षित कुंभलगढ़। कहाँ पहुंचा दिया, कुंभलगढ़ दुर्ग में
सुरक्षित कुंभलगढ़ दुर्ग पहुंचा दिया। और इस समय कुंभलगढ़ दुर्ग का जो किलेदार था उसका नाम था आशा देवपुरा। आशा देवपुरा के पास में सुरक्षित पहुंचा दिया किसने? पन्नाधाय ने। सुबह जो पत्तल उठाने वाली जो महिला आती है, किरतबारी जिसको आप कह सकते हैं, उसके हाथों सुरक्षित कुंभलगढ़ दुर्ग में पहुंचा दिया गया उदय सिंह को। और उसके पश्चात आगे जाकर मेवाड़ के जो शासक बनेंगे, महाराणा बनेंगे, वो कौन बनेंगे? महाराणा उदय सिंह। ये बातें थी दोस्तों महाराणा सांगा की मृत्यु के पश्चात। रतन सिंह जी शासक बने, कुछ समय के लिए शासक रहे और उसके पश्चात आगे जो शासक आएंगे वो विक्रमादित्य आएंगे, अयोग्य शासक, अल्पायु में शासक बने। और इनकी माता हाड़ी रानी करमावती मेवाड़ की संरक्षिका बनी शासन में। और बहादुर शाह का 2 बार आक्रमण हुआ। प्रथम बार में रणथंभौर दुर्ग कमरबंद और राज चिन्ह देकर वापस भेज दिया बहादुर शाह को, लेकिन अगले ही वर्ष 1534 में इनका पुनः आक्रमण हुआ। तो मेवाड़ की जो हाड़ी रानी करमावती थी, उन्होंने भारत के मुगल सम्राट हुमायूं से सहायता मांगी और राखी भेजी, लेकिन हुमायूं समय पर सहायता नहीं कर सका। तो हाड़ी रानी करमावती ने अपने दोनों पुत्रों को कहाँ भेज दिया? ननिहाल बूंदी भेज दिया। और जो चित्तौड़गढ़ का जो सेनापति था ठाकुर बाघ सिंह, देवलिया प्रतापगढ़ के ठाकुर थे, और इनकी छत्री भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही बनी हुई है, ये भी ध्यान रखना है। ठाकुर बाघ सिंह की छत्री कहाँ बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। इन्हीं के नेतृत्व में फिर क्या हुआ? केसरिया हुआ। और हाड़ी रानी करमावती और विक्रमादित्य की पत्नी जौहरबाई के नेतृत्व में क्या हुआ? जौहर हुआ। ये मेवाड़ का दूसरा साका कहलाया। और उसके पश्चात आपको पता है जब मेवाड़ का या चित्तौड़ का दूसरा साका कंप्लीट हुआ तो चित्तौड़ पर अधिकार हो गया बहादुर शाह का, लेकिन उन्होंने कत्लेआम का आदेश जारी नहीं करवाया। और उसके पश्चात जब मुगल सम्राट हुमायूं को इस बात की सूचना लगी कि हमारे पास में राखी आई थी, समय पर सहायता नहीं कर सके, तो उन्होंने मेवाड़ जाने या चित्तौड़ जाने की तैयारी कर ली। तो इस बात की सूचना जब बहादुर शाह को लगी तो ये फारस भागने की तैयारी करने लगे। और फारस भागते समय रास्ते में केम्बे की खाड़ी में नाव पलटने से बहादुर शाह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और उसके पश्चात मेवाड़ी सरदारों ने विक्रमादित्य को ननिहाल बूंदी से वापस बुलाया और उनका क्या करवा दिया? राज्याभिषेक करवा दिया। 6 मार्च 1536 की बात है। उसके बाद में बनवीर ने इसका विरोध किया। बनवीर ने क्या किया? विरोध किया। और 1536 में विक्रमादित्य की क्या कर दी? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनवीर के द्वारा हत्या कर दी गई। उदय सिंह को भी मारकर बनवीर खुद शासक बनना चाहता था चित्तौड़ का, लेकिन जो पन्नाधाय थी, धाय माँ, इनके प्रयासों से, या कह सकते हैं इन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को क्या कर लिया? सुरक्षित बचा लिया और कुंभलगढ़ दुर्ग में भेज दिया। वहाँ के जो किलेदार थे आशा देवपुरा के संरक्षण में इनका पालन पोषण हुआ। और आगे जाकर फिर वो मेवाड़ के क्या बने? महाराणा बने। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देने की आवश्यकता है दोस्तों, बनवीर इन्होंने चित्तौड़ में, कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में, ये 2 बातें ध्यान रखेंगे। चित्तौड़गढ़ में नौलखा महल, कौन सा महल? नौलखा महल। और तुलजा भवानी का मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर बनवाया। किसने बनवाया? बनवीर ने। ये दोनों बातें ध्यान रखनी है। तुलजा भवानी का मंदिर और नौलखा महल चित्तौड़गढ़ में किसने बनवाया था? तो बनवीर ने बनाया था। और अभी हम एक देख रहे थे देवलिया प्रतापगढ़ के ठाकुर बाघ सिंह, इनके नेतृत्व में केसरिया हुआ। तो इनकी जो छतरी है, बाघ सिंह जी की छतरी, ये कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ये लीजिए, इनकी छतरी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। इस प्रकार से हमने मेवाड़ के महाराणा विक्रमादित्य तक अध्ययन किया। विक्रमादित्य अयोग्य कमजोर शासक था। इनके बारे में राजस्थान के इतिहास के जो जनक हैं कर्नल जेम्स टोड, वो क्या कहते हैं कि
क्या ये अच्छा नहीं हुआ होता कि विक्रमादित्य मेवाड़ कुल में पैदा न होता? किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। इनकी अयोग्यता के कारण विक्रमादित्य को इस बात की संज्ञा देते हैं कर्नल जेम्स टोड। उसके बाद में आगे जो शासक आएंगे वो कौन आएंगे? महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह, और इनका शासनकाल रहेगा 1537 से लेकर 1572। महाराणा उदय सिंह का शासनकाल 1537 से लेकर 1572 तक रहेगा, और इनके बारे में जो विशेष बातें हैं वो हम यहाँ देखेंगे। इनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। राज्याभिषेक 1537 में कहाँ हुआ? तो आपको पता है इनका पालन पोषण कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ दुर्ग में, क्योंकि चित्तौड़गढ़ में तो विक्रमादित्य की हत्या कर दी गई थी और उसके पश्चात इनको कुंभलगढ़ दुर्ग में भेज दिया गया। तो 1537 में कुंभलगढ़ दुर्ग में इनका क्या हुआ? राज्याभिषेक। प्रथम यानी फर्स्ट राज्याभिषेक कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ दुर्ग में। और सेकंड जो राज्याभिषेक है लगभग 1540 में बताया जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहाँ हुआ? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कई बुक्स में आपको कुंभलगढ़ दुर्ग भी मिलेगा, लेकिन ये सही नहीं है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ठीक है। और ये जो राज्याभिषेक हुआ सेकंड, दूसरा जो राज्याभिषेक हुआ इसमें प्रमुख रूप से जो सहायता रही वो किसकी रही? राव मालदेव की सहायता रही। और महाराणा उदय सिंह जब शासक बन गए तो मालदेव की सहायता से ही, किसकी सहायता से? मालदेव की सहायता से। मालदेव की सहायता से इन्होंने चित्तौड़गढ़ में किसकी हत्या कर दी? बनवीर की हत्या कर दी। अपने रास्ते का जो अवरोध था वो समाप्त कर दिया उदय सिंह ने। और मालदेव जो मारवाड़ के शासक बने, राव मालदेव, इन्होंने भरपूर सहायता की किसकी? उदय सिंह जी की, और बनवीर की हत्या कर दी। लेकिन अगर आपको पता हो, इतिहास में एक युद्ध हुआ था, गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 को हुआ, और इस समय जो भारत वर्ष का शासक था वो अफगान था, शेरशाह सूरी। तो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ, मारवाड़ में हम पढ़ेंगे राव मालदेव का कार्यकाल जब हम देखेंगे तो गिरी सुमेल के युद्ध में आपको पता है जो नागौर के वीरमदेव थे, और इसके अलावा मेड़ता के वीरमदेव, और उसके अलावा बीकानेर के कल्याणमल, इन्होंने शेरशाह सूरी को इस बात की सूचना दी कि जोधपुर का जो राव मालदेव है वो हुमायूं को अपने यहाँ संरक्षण दे रहा है। हुआ ये था कि चौसा और बिलग्राम के युद्ध में 1539 और 1540 में 2 युद्ध हुए थे, चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध, और दोनों युद्धों में हुमायूं की हार हो गई, और हुमायूं कहाँ जा रहा था? अमरकोट की तरफ, सिंध की तरफ प्रस्थान कर गया, भारत का शासक बन गया शेरशाह सूरी। तो मालदेव ने उनको ये संदेश पहुंचाया कि आप मेरे संरक्षण में आए, मैं आपको भारतवर्ष का क्या बनाऊंगा? सम्राट बनाऊंगा। इस बात की सूचना कल्याणमल और वीरमदेव ने किसको दे दी? शेरशाह सूरी को दे दी, और शेरशाह सूरी ने कहाँ पर? मालदेव के ऊपर आक्रमण कर दिया, और दोनों के बीच में युद्ध हुआ, गिरी सुमेल का युद्ध, और उसमें मालदेव की 2 वीर सेनापति जेता और कोपा लड़ते हुए क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। उसके पश्चात शेरशाह सूरी ने कहा भी था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। तो गिरी सुमेल के युद्ध के पश्चात जोधपुर पर अधिकार हो गया राव मालदेव का, और अब वो मालदेव का नहीं, जोधपुर पर अधिकार हो गया शेरशाह सूरी का। और शेरशाह सूरी आगे जा रहा था कालिंजर अभियान, कालिंजर मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो कालिंजर अभियान पर जा रहा था, तो रास्ते में आता है मेवाड़। रास्ते में मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करने की भी योजना बनाई। तो इस बार उदय सिंह ने क्या किया? सभी दुर्गों की चाबियां
माल उसको शेरशाह सूरी को सौंप दी। उदय सिंह ने क्या किया, सभी दुर्गों की चाबियां किसको सौंप दी, शेरशाह सूरी को सौंप दी। सभी दुर्गों की चाबियां शेरशाह सूरी को सौंप दी और एक तरह से कह सकते हैं शेरशाह सूरी की इसने क्या स्वीकार कर ली, अधीनता। ठीक है, क्योंकि आक्रमण के डर से ही इन्होंने इनके संरक्षण में इनके अधीन जितने भी दुर्ग थे वो सारे दुर्गों की चाबियां इन्होंने शेरशाह सूरी को सौंप दी और कह सकते हैं शेरशाह सूरी की इन्होंने क्या कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली। उसके बाद में महाराणा उदय सिंह के बारे में आगे हम चलते हैं तो 1557 में एक युद्ध हुआ, हरमाड़ा का युद्ध। और ये हरमाड़ा का युद्ध किन किन के बीच में हुआ, तो एक तो महाराणा उदय सिंह मेवाड़ के चित्तौड़ के शासक उदय सिंह और एक थे हाजी खां अजमेर नागौर ठिकाने इन्हीं के अंतर्गत आता था। इनके बीच में हरमाड़ा का युद्ध हुआ और हाजी खां की सहायता किसने की, राव मालदेव ने। और इस हरमाड़ा का युद्ध में जो परिणाम हुआ वो क्या हुआ, हाजी खां क्या हो गया, विजयी। उदय सिंह की क्या हुई, हार हुई। हार का कारण ये था कि राव मालदेव ने किसकी सहायता की, हाजी खां की सहायता की। तो इतिहास में इस युद्ध को भी आप ध्यान में रखेंगे। हरमाड़ा का युद्ध हुआ, दो शक्तियों के बीच में, उदय सिंह और अजमेर ठिकाने के हाजी खां के मध्य। इसमें राव मालदेव की सहायता से हाजी खां युद्ध में विजयी हो गया। और अगर आप बात करें आगे तो 1559 में इसने उदयपुर नगर की स्थापना की। उदय सिंह ने कौन सा नगर बसाया, उदयपुर नगर की स्थापना। उदय सिंह जी ने बसाया कौन सा नगर, उदयपुर नगर, झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। उदयपुर नगर की स्थापना की और इसको अपनी क्या बनाया, राजधानी बनाया। तो उदयपुर को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया, उदय सिंह जी ने बनाया। और उदयपुर नगर में एक झील का निर्माण भी करवाया, उदय सागर झील का निर्माण भी करवाया। ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। जब मेवाड़ या चित्तौड़ में महाराणा उदय सिंह का शासन था, उस समय भारतवर्ष में शासन था किसका, अकबर का, मुगल सम्राट अकबर का। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से जो राजस्थान का नक्शा है आप समझ सकते हैं। ये इधर पड़ता है दिल्ली, इधर क्या है, दिल्ली। यहां पड़ता है आपका मेवाड़ या कह सकते हैं चित्तौड़। इधर का इलाका पड़ता है मालवा और यहां पर पड़ता है एक इलाका नागौर। अब देखिए दिल्ली का जो सम्राट है वो कौन है, अकबर। दिल्ली का शासक कौन है, अकबर, मुगल सम्राट। चित्तौड़ का शासक कौन है, महाराणा उदय सिंह। कौन है, उदय सिंह। और मालवा का जो शासक है उसका नाम है बाज बहादुर। यह अकबर का विरोधी था, अकबर का क्या था, विरोधी। ये ध्यान रखेंगे।
अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तो उसकी पृष्ठभूमि हम यहाँ पर देख रहे हैं। बाज बहादुर अकबर का क्या था, विरोधी था। और नागौर में जगह पड़ती है एक मेड़ता। कौन सी जगह पड़ती है, मेड़ता। और मेड़ता इस समय यहाँ के जो शासक थे उनका नाम था जयमल राठौड़ या जयमल मेड़तिया भी कह सकते हैं इनको, एक ही बात है, जयमल मेड़तिया, जयमल राठौड़। और इनका भतीजा भी था, भतीजा कल्ला राठौड़। भतीजे का नाम क्या था, कल्ला राठौड़। अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के क्या कारण थे, तो वही कारण हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों करता है। इसका सबसे प्रथम कारण ये है, पहला कारण ये है कि अकबर ने मेड़ता के शासक जयमल मेड़तिया पर 1562 में क्या किया, आक्रमण। 1562 में क्या किया, आक्रमण किया। तो जयमल राठौड़ अपने भतीजे कल्ला राठौड़, ये दोनों इन कहाँ चले जाते हैं, उदय सिंह के पास में। कहाँ चले जाते हैं, उदय सिंह के पास में। उदय सिंह ने इन दोनों को क्या दी, शरण दी। किनको, जयमल राठौड़ और कल्ला राठौड़ को उदय सिंह ने क्या दी, शरण दी। तो अकबर ने उदय सिंह के पास में संदेश पहुंचाया कि दोनों को मेरे अधीन कर दीजिए, लेकिन उदय सिंह ने मना कर दिया। एक कारण तो ये था। उसके बाद में आगे क्या होता है, मालवा का जो बाज बहादुर शासक था, ये भी अकबर का क्या था, विरोधी। तो अकबर ने इसके ऊपर आक्रमण करने की योजना बनाई। उससे पहले ही बाज बहादुर किसकी शरण में चला गया, उदय सिंह। किसकी शरण में चला गया, उदय सिंह की शरण में चला गया बाज बहादुर भी। तो अकबर ने पुनः उदय सिंह को संदेश पहुंचाया कि आप क्या करें, बाज बहादुर को मुझे लौटा दें। लेकिन उदय सिंह ने इस बार भी क्या कर दिया, मना कर दिया। और मना करने के पश्चात कहा कि शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा करना मेरा क्या है, एक राजपूत का क्या है, धर्म है। मैं इसको वापस नहीं लौटाऊंगा। इस बात से नाराज हो गया कौन, अकबर। अकबर ने फिर योजना बनाई किसकी, चित्तौड़ आक्रमण की। अकबर ने क्या किया, चित्तौड़ आक्रमण की योजना बनाई 1567 की बात, 1567। ठीक है, अकबर का चित्तौड़ आक्रमण इन कारणों से हुआ 1567 में। और जब इस बात का पता चला उदय सिंह को, किसको, उदय सिंह को इस बात का पता चला कि अकबर का क्या होगा, आक्रमण होगा, तो उदय सिंह कहाँ चला गया, दुर्ग किसको सौंप दिया। आपको पता है इसके पास में कितने लोग हो गए थे, जयमल राठौड़, कल्ला राठौड़ और उदय सिंह का एक भतीजा भी था, भतीजा पत्ता सिसोदिया। विक्रमादित्य का पुत्र था ये पत्ता सिसोदिया। पत्ता सिसोदिया, जयमल और कल्ला राठौड़, इनको दुर्ग सौंप दिया और खुद कहाँ चला गया, पहाड़ों में चला गया, पहाड़ों में चला गया। कौन, उदय सिंह। 1567 में जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर घेरा डाला, तो उदय सिंह अपने भतीजे पत्ता सिसोदिया, जयमल राठौड़, कल्ला राठौड़ को दुर्ग की जिम्मेदारी सौंपकर खुद कहाँ चला गया, पहाड़ों में चला गया। ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने इसका पीछा करने के लिए हुसैन कुली बेग को भी भेजा था, लेकिन उसे भी सफलता नहीं मिली। उसके बाद में आगे क्या होता है दोस्तों, आगे अब यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग, इस प्रकार से आप कह सकते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, और इसका घेरा डाल दिया 1567 में, घेरा डाला 1567 में। किसने डाला, अकबर ने। और इसकी दीवारों को हाथियों से तुड़वाने का प्रयत्न किया, किसने, अकबर ने, लेकिन सफलता नहीं मिली। और उसके पश्चात अकबर ने
चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 2 सुरंगें बनवा दी। क्या बनवाई? सुरंग। और उसमें बारूद भरवा दी। ठीक है। जब सफलता नहीं मिली, दुर्ग की मजबूत दीवारों को तोड़वाने का प्रयत्न किया अकबर ने, लेकिन सफलता नहीं मिली, तो दुर्ग में 2 सुरंगें निर्मित करवाई और उनमें क्या भरवा दिया? बारूद भरवा दिया। और आमेर का जो शासक था भगवंत दास, उसके कहने पर, साथ में ही था, अकबर के साथ में ही था भगवंत दास, उसके कहने पर यहाँ पर एक चबूतरा निर्मित करवाया। इसके पास में क्या बनवाया? एक चबूतरा बनवा दिया। क्योंकि आपको पता है दुर्ग काफ़ी बड़ा था और दुर्ग की आंतरिक स्थिति को देख पाने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए थे अकबर और उसकी सेना। तो इस कारण भगवंत दास के कहने पर क्या बनवाया गया? चबूतरा। और उस चबूतरे पर बैठ गए कौन? अकबर। और यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जो दीवारें हैं, इसका निरीक्षण कर रहे थे कौन? क्या नाम था? जयमल राठौड़। जयमल मेड़तिया कह सकते हैं, जयमल राठौड़ कह सकते हैं। निरीक्षण कर रहे थे। तो उसी समय कहा जाता है कि चबूतरे से बैठा हुआ था कौन? अकबर। यहाँ से इसके ऊपर एक गोली चलाई, एक बंदूक से, संग्राम नामक बंदूक थी, संग्राम बंदूक से क्या चलाई? गोली चलाई। ठीक है। और उस गोली से जयमल राठौड़ क्या हो गया? घायल हुआ और ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसके अंदर गिर गया। ठीक है। क्या हो गया? गिर गया। और गिरने के पश्चात चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अचानक क्या हो गई? अफरा तफरी मच गई। काफ़ी लंबी समय तक अकबर ने घेरा डाले रखा, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। तो अंत में जब इस प्रकार से कहा जाता है कि संग्राम नामक बंदूक से गोली चलाई, तो जयमल राठौड़ जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की दीवारों का निरीक्षण कर रहे थे, वो घायल अवस्था में नीचे गिरे। और गिरने के पश्चात चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या हो गई? अफरा तफरी मच गई। और उसके पश्चात आपको पता है लंबे समय तक जो घेरा रहा, उसके कारण चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर अन्न और पानी की जो व्यवस्था थी वो भी क्या हो गई थी? समाप्त हो गई थी। तो अब यहाँ पर निर्णय किया गया कि क्या होगा? केसरिया और जौहर। क्या होगा? केसरिया और जौहर होगा। ठीक है। केसरिया और जौहर। तो केसरिया हुआ किसके नेतृत्व में? तो केसरिया का नेतृत्व तो करेंगे कौन? जयमल राठौड़। जयमल राठौड़ करेंगे। इनके साथ में होंगे पत्ता सिसोदिया। पत्ता सिसोदिया। अभी हम यहाँ बात कर रहे थे कि जब जयमल राठौड़ यहाँ पर अचानक चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर गिरे तो अफरा तफरी मची। तो उसके पश्चात यहाँ पर राजपूतों ने केसरिया करने का क्या किया? केसरिया करने का प्रयास किया कि अब हमें क्या करना होगा? युद्ध करना होगा। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जब ये घायल हो गए तो जयमल राठौड़ के भतीजे थे, भतीजे कल्ला राठौड़। कल्ला राठौड़, इन्होंने घायल अवस्था में जयमल राठौड़ को अपने कंधे पर बिठाया। किस पर बिठाया? कंधे पर बिठाया। कंधे पर बिठाया और युद्ध भूमि में क्या हो गई? तैयारी हो गई युद्ध की। कहने का मतलब दुर्ग में अग्नि जला दी गई। अग्नि जलाने का मतलब पहली बार कहा जाता है कि अकबर ने जो अग्नि है उसके दर्शन ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किए थे 1567 के घेरे के दौरान। तो जब अग्नि जलाई तो उन्होंने पूछा भगवंत दास से कि इस प्रकार का ये जो आग है वो किस चीज़ की दिखाई दे रही है। तो भगवंत दास ने उसको समझाया कि जहाँपना है इस समय अब युद्ध की क्या हो चुकी हैं? तैयारियां हो चुकी हैं। अब राजपूती सेना क्या करेगी? हमारे से युद्ध करने जा रही है। उसके पश्चात यहाँ पर ऐसा हुआ, अकबर सारी घटनाक्रम को देख रहा था। तो कल्ला राठौड़ ने अपने चाचा जयमल राठौड़ को अपने कंधे पर बिठाया, युद्ध भूमि में आ गया और
इस कारण से आपको पता है कल्ला राठौड़ को चार हाथों वाले देवता की संज्ञा दी जाती है। क्यों? क्योंकि कलाबाजियां दिखा रहे थे और कलाबाजियां दिखाने के कारण आपको पता है इस प्रकार की इनकी मूर्त नजर आ रही थी जैसे चार हाथों वाले देवता हों। केसरिया हुआ जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में, दोनों लड़ते हुए वीर गति को क्या हुए? प्राप्त हुए। ठीक है, वीर गति को प्राप्त हुए। और यहाँ पर जौहर हुआ फूल कंवर, किसके नेतृत्व में? फूल कंवर के नेतृत्व में, फूल कंवर के नेतृत्व में। फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर हुआ। और ये फूल कंवर कौन थी? तो आप कह सकते हैं पत्ता सिसोदिया की पत्नी और जयमल राठौड़ की बहन थी। इनके नेतृत्व में जब जौहर हुआ तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं राजस्थान का या चित्तौड़ का तीसरा साका, चित्तौड़ का तीसरा साका पूर्ण हुआ। चित्तौड़ का तीसरा साका क्या हो गया? पूर्ण हो गया। इस प्रकार से और भगवंत दास के कहने पर जब चित्तौड़ विजय हो गई अकबर की, चित्तौड़ विजय, ये बात है 25 फरवरी की, चित्तौड़ विजय 25 फरवरी 1568 को। ठीक है, ये तीसरा साका आप मान सकते हैं। 25 फरवरी 1568 को चित्तौड़गढ़ विजय हो गई, किसकी? अकबर की। तो अकबर ने फिर किसके कहने पर? भगवंत दास के कहने पर कत्लेआम का आदेश जारी करवाया। कत्लेआम का क्या करवाया? आदेश जारी करवाया, यानी लोगों को मारने का आदेश जारी करवाया। 3 साके हुए हैं चित्तौड़ का तीसरा साका। पहला और जो तीसरा है उसमें कत्लेआम का आदेश जारी करवाया गया, दूसरे में आदेश जारी नहीं करवाया गया था। इससे जस्ट पहले हमने पढ़ा था, तो यहाँ ध्यान रखेंगे अकबर ने किसके कहने पर? आमेर के राजा भगवंत दास के कहने पर यह कत्लेआम का आदेश जारी करवाया। ठीक है, उसके पश्चात जब चित्तौड़ का पतन हो गया, चित्तौड़ का क्या हो गया? पतन हुआ। चित्तौड़ का पतन, चित्तौड़ का जब पतन हो गया तो पतन होने के पश्चात उदय सिंह कहाँ गया? गोगुंदा। उदय सिंह कहाँ चला गया? गोगुंदा चला गया। उदय सिंह गोगुंदा चला गया। और गोगुंदा में ही उदय सिंह की 28 फरवरी, कब की बात है? 28 फरवरी 1572 को, 1572 को होली के दिन क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। चित्तौड़ का पतन हो गया और उदय सिंह गोगुंदा चला गया और 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी होली के दिन। यहाँ जब चित्तौड़ विजय हुई 25 फरवरी 1568 को, तो अकबर ने कत्लेआम का आदेश जारी करवाया और उसके पश्चात अकबर कहाँ चले गए? आगरा। अकबर कहाँ चला गया? आगरा चला गया। अकबर आगरा चला गया और अपने साथ में जयमल और पत्ता की, पत्ता या पत्ता सिसोदिया, जयमल और पत्ता की 2 गजारूढ़ मूर्तियां आगरा के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगवाई। आगरा के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगवाई। किसने? अकबर ने। ये ध्यान रखें। ठीक है, अकबर आगरा चला गया और अपने साथ में जयमल पत्ता की 2 गजारूढ़ मूर्तियां लेकर गया और आगरा के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगाई। जयमल और पत्ता की इस प्रकार की जो 2 पाषाण मूर्तियां हैं वो बीकानेर का जो दुर्ग है, जूनागढ़ दुर्ग, वहाँ पर भी लगी हुई है 2 पाषाण मूर्तियाँ। बीकानेर के राय सिंह ने, ये ध्यान रखेंगे, बीकानेर के राय सिंह ने बीकानेर दुर्ग के सूरजपोल
दरवाजे पर लगवाई। ये लीजिए, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ का जब पतन हो गया तो उदय सिंह जी तो गोविंद आ गए और चित्तौड़ विजय हो गई, तो अकबर आगरा चला गया, अपने साथ में 2 ये मूर्तियां ले गया, जयमल और पत्ता की, आगरा के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगाई। ऐसी 2 पाषाण मूर्तियां बीकानेर के राय सिंह ने बीकानेर दुर्ग के या जूनागढ़ दुर्ग के सूरजपोल दरवाजे पर लगवाई थी। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं जयमल और पत्ता की जो छतरी है, इनकी छतरी कहाँ पर है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इनकी क्या है, छतरी बनी हुई है। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज हमने आज की क्लास में महाराणा सांगा के पश्चात जो शासक हुए हैं उनमें मुख्य रूप से रतन सिंह, महाराणा विक्रमादित्य और उदय सिंह के बारे में विस्तृत चर्चा की है। आज की क्लास में हम अपने दृष्टिकोण को यहीं सीमित करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में।